हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का शिवनारायण अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने ब्रिटिश भारत में संविधान का विकास स्टार्ट किया है सीरीज, तो ये थर्ड पार्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। एक्ट 1793, पिछली बार मैंने क्या बताया था, एक्ट 1786। तो इसमें क्या है आइए देखते हैं। इसमें कहा गया कि भविष्य के सभी गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के डिसीजन के ऊपर शक्ति दी गई तथा प्रेसिडेंसी के गवर्नर को भी। इसे 1786 में देखिए। इससे अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो देखिए 1786 में क्या हुआ था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने गवर्नर बनने के लिए दो शर्त रखी थी। पहला शर्त कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के डिसीजन के ऊपर शक्ति मुझे दिया जाए, मतलब एक प्रकार का वीटो, कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल अगर किसी डिसीजन को इनकार भी कर दें और मैं यदि वीटो लगा दूं तो मेरा ज़्यादा क्या होगा, वैल्यू होगा। ठीक है। तो 1793 में क्या क्या है गया, और सेकेंड उसने क्या कहा था, कमांडर इन चीफ मुझे ही बनाया जाए। तो 1793 में कहा गया कि भविष्य में जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद, उनको ये वीटो पावर मिलेगा, यह शक्ति मिलेगा कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के डिसीजन के ऊपर उनको शक्ति है। उनका मतलब क्या है, स्थान हो गया। और साथ ही साथ क्या किया गया, जितने भी प्रेसिडेंसी थे, प्रेसिडेंसी जैसे मैंने बताया था बंगाल के अंडर क्या आते थे, मद्रास और बॉम्बे, तो इन दोनों के जो प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर थे उनको भी एक शक्ति मिल गया कि आप भी जो आपका काउंसिल है, गवर्नर का जो काउंसिल होता था प्रेसिडेंसी में, उसके ऊपर मतलब किसका डिसीजन दे दिया गया, पावर दे दिया गया, एक प्रकार का वीटो, गवर्नर का। ठीक है। सेकंड क्या किया गया, प्रेसिडेंसी के ऊपर और नियंत्रण लगाया गया, किसके द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा। मतलब कुछ आपको छूट दिया जा रहा है और कुछ आपका शक्ति को क्या कर दिया जा रहा है, छीन लिया जा रहा है। आपके ऊपर एक प्रकार क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। आगे देखिए, कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो मतलब कहा गया कि जैसे क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, यही तो एक भारत में क्या कर रही थी, व्यापार कर रही थी। तो इस कंपनी को यह अधिकार मिल गया 1793 एक्ट के द्वारा कि आप जो है अगले 20 वर्ष तक आप ही क्या करेंगे, भारत में व्यापार करेंगे। तो अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा रहा है तो मोनोपोली हो जाता है। ठीक है। तो 20 वर्ष के लिए इसको क्या कर दिया गया, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ा दिया गया। आगे देखिए, कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल का होना समाप्त कर दिया गया। इससे पहले क्या होता था कि कमांडर इन चीफ जो होता था गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल का ही एक मेंबर होता था। आज क्या होता है, जैसे कोई किसी को मिनिस्टर बनना है तो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में से किसी एक का मेंबर होना जरूरी है, अन्यथा वो कितना 6 माह तक रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकता। तो पहले क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के यदि आप मेंबर हैं तभी आप कमांडर इन चीफ का पोस्ट ले सकते हैं, मतलब सेनाओं का प्रमुख। लेकिन 1793 एक्ट में क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया कि नहीं, कमांडर इन चीफ जिसे बनना है वो मस्ट नहीं है गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल का होना, कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति भी बन सकता है। यदि हमारे देश में संविधान में संशोधन कर कर ऐसा कर दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो या ना हो, वो क्या है, मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है। तो उसी प्रकार आगे क्या कर दिया, 1793 में चेंज कर दिया गया। आगे देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी को सैलरी भारतीय राजस्व से देना प्रारंभ कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी मेंबर थे कहाँ बैठते थे, लंदन में सभी। तो उनका जो सैलरी होता था और उनका जो जितना भी खर्चा उनके ऊपर होता था, उन सभी का जो है जितना भी खर्चा आएगा वो सभी भारतीय राजस्व से अब दिया जाएगा। अगर आप इसे देखें तो और एक प्रकार का भारत में क्या होगा, धन का मतलब भारत से ज़्यादा जाने लगा। क्यों, ऐसे समझिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी मेंबर्स होते थे ना, बहुत ज़्यादा खर्चीले, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर पैसा खर्च होता था। अब यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे ये क्या है, एक इंडिया है और यहाँ के क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स हैं।
ठीक है। अब इनको ज़्यादा खर्च इन पर ज़्यादा होगा तो उसका कहाँ से ज़्यादा शोषण किया जाएगा? भारत से। तो मतलब इसके बाद और भारत का क्या पैसा का क्या हो गया, शोषण ज़्यादा करने लगा। ठीक है, ब्रिटिश इन लोग जितने भी थे क्या करने लगे, भारत के धन को और शोषित करने लगे और ज़्यादा मतलब इंग्लैंड में भेजने लगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कंपनी के मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन को छोड़कर। मैंने बताया है कि 1793, ठीक है दोस्तों, 1793 में लाया गया एक्ट, उसमें कंपनी के मोनोपोली को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो अगर आप जोड़ेंगे 1793 में 20 साल तो 1813 7 साल और 13 साल 20 साल हो गया। ठीक है, तो कंपनी के मोनोपोली जो था 1793 में कहा गया 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कंपनी ही सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ क्या करेगी, भारत में व्यापार करेगी। अब 1813 में क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी के मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया, मतलब ब्रिटेन से और सारी कंपनियां, मतलब बहुत सारी कंपनी जो है भारत में व्यापार करने आने लगी। जैसे आप देखिए हमारा देश, मैं यहाँ पे बनाता हूँ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे एक अमेरिका देश है मान लेते हैं। तो हमारे देश में कंपनी का नाम लेते हैं रिलायंस। रिलायंस को ये परमिशन मिला कि सिर्फ अमेरिका से जो है व्यापार सिर्फ रिलायंस कंपनी कर सकती है। लेकिन ये अधिकार जब देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का तो कब तक रहा, 1793 तक। अब उस समय क्या होने लगा, सभी लोगों का तो है ना, भारत में जो है भारत सरकार पर बहुत सारे लोग दबाव तो डालेंगे ना कि नहीं हम लोग भी टैक्स भरते हैं, हम लोग भी इस देश के निवासी हैं, तो हम लोग क्यों नहीं अमेरिका से साथ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ब्रिटेन सरकार पर दबाव डाला गया। तो वो ब्रिटेन सरकार क्या की कि उस मोनोपोली को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दी कि नहीं आप ही सिर्फ मोनोपोली नहीं रहेगा आपका, और सारी कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के लिए आने लगती है। ठीक है, लेकिन ये कंपनी इतना मतलब एक प्रकार से कहिए कि भारत में अपना क्षेत्र जमा ली, अपना एक प्रभाव जमा लिया ये उस पूरी कंपनी के द्वारा। तो चाय और चीन को छोड़ दिया गया, मतलब चाय और चीन के साथ जो व्यापार होगा, मतलब चाय का व्यापार, मतलब कंपनी आएंगी यहाँ, ब्रिटेन की कंपनी आएंगी पर चाय का व्यापार नहीं कर सकती, और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकती है। चीन के और चाय के साथ सिर्फ व्यापार कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब आगे देखिए, सोवरेनिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दिया गया, मतलब ब्रिटिश क्राउन ही ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक मालिक है। इसमें क्या हुआ देखिए, जो भी क्षेत्र जीता गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, मान लेते ये क्षेत्र जीता गया, ठीक है दोस्तों, तो इस क्षेत्र का जो सोवरेनिटी, जो संप्रभु जिसको कहते हैं हम लोग, उसका टोटल मालिक अब होगा ब्रिटिश क्राउन, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब समाप्त करो। अब वहाँ पे शासन किसका होगा, सोवरेन किसका हो गया, अब ब्रिटिश क्राउन का। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक एक्ट के द्वारा कुछ ना कुछ संशोधन किया जाएगा, और उस संशोधन के द्वारा मतलब एक प्रकार से कहिए तो ब्रिटिश जो क्राउन है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसका भारत पर जो है ना पकड़ ज़्यादा होते जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जिस क्षेत्र को जीत रही है, उस क्षेत्र को मतलब ब्रिटिश सरकार का, मतलब ब्रिटिश क्राउन का क्षेत्र घोषित कर दिया जा रहा है। और वहाँ का सोवरेन कहने का मतलब जो भी फैसला लेगा, चाहे एक्सटर्नल या इंटरनल, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि अब समाप्त हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक मालिक अब कौन है, ब्रिटिश क्राउन। आइए आगे देखते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी को अनुमति मिल गई। देखिए आप जानते हैं कि पूरा यूरोप पूरा क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला है। ठीक है, तो वहाँ के जितने भी क्रिश्चियन के जो भी पोप होते हैं, उन सभी ने कहा सरकार से उन लोगों को अनुमति मिल गया कि आप इंडिया में जाइए और वहाँ क्रिश्चियन जो है मत का प्रसार करें, आप कर सकते हैं। अब देखेंगे कि 1857 में क्रांति होती है, इसके कुछ साल बाद 1813 में हुआ, और धीरे धीरे क्या फिर 1857 में क्रांति का ये भी एक कारण बनता है। अगर 1857 की क्रांति का कुछ कारण आए तत्कालीन, तो उसमें ये भी एक आता है, क्योंकि आप देखें
क्रिश्चियन मिशनरी क्या करती है कि किसी को ज़बरदस्ती पैसे का प्रलोभन भी देती है और दबाव में किसी भी कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि ये है, वो कोई एक बी अपना मत का है और उसको सी मत में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि धार्मिक मामले बहुत ज़्यादा एक ज्वलन मामले हो जाते हैं। तो जब किसी को आप प्रेशर लोभन के रूप में आप दीजिएगा तो एक समाज में फिर क्या होगा, एक विस्फोट हो जाता है और उसी विस्फोट का एक कारण होता है कि 1857 की भारत में क्रांति होती है, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ठीक है, तो क्रिश्चियन मिशनरी को अनुमति मिलता है कि आप जाइए, क्रिश्चियनिटी का जितना भी आपके पास मत है क्रिश्चियन धर्म के बारे में, ईसा मसीह से रिलेटेड, आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक कारण 1857 की क्रांति भी होता है, एक तत्कालीन कारण आप कह सकते हैं। लॉन्ग में वेस्टर्न एजुकेशन के लिए 1 लाख दिया जाता है, 1 लाख मतलब पैसा दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कि आप वहाँ जो है ये शिक्षा जो गुरुकुल पद्धति आ रहा है, पहले तो गुरुकुल ही होता था, या जो भी यहाँ शिक्षा मिल रहा है उस शिक्षा को अब न देकर क्या जाएगा, वेस्टर्न एजुकेशन जो है इंग्लिश मीडियम, वो उस एजुकेशन को आप बढ़ावा दीजिए। ठीक है, फिर कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट को टैक्स का परमिशन मिल गया। क्या होता था कि लोकल गवर्नमेंट है उसको भी पब्लिक पर टैक्स इम्पोज लगाने का, कर लगाने का अधिकार मिल जाता है। चार्टर एक्ट 1813 1813 के तहत इसमें क्या होता है, जैसे आप देखें कि एक है आप किसी प्रेसिडेंसी में रह रहे हैं, मान लेते हैं कि आप ये क्षेत्र में रह रहे हैं। ठीक है, इस 4 क्षेत्र जैसे हमारे देश में है, आप ऐसा समझिए। ये भी एक क्या होता है कि शोषण का एक कारण बनता है, हमारे देश में जितने भी किसान हैं उनका शोषण का कारण बनता है, क्योंकि एक गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया जाता है, एक प्रेसिडेंसी के द्वारा, प्रेसिडेंसी के अंदर भी एक कोई छोटा है उसके द्वारा भी टैक्स लगाया जाता है। तो किसान क्या हो जाते हैं ना कि बहुत ही एक दयनीय स्थिति में हो जाते हैं। हर व्यक्ति अगर एक व्यक्ति पर टैक्स लगाएगा, अगर मान लेते हैं कि कोई फार्मर है, ऐसे एग्जाम्पल समझिए, कोई फार्मर है वो उपज किया उसका टैक्स देगा, मंडी में बेचने आएगा उसका टैक्स देगा, तो हर चीज़ का जब टैक्स देगा तो शोषण ज़्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किसान इसे भी दयनीय स्थिति में चल जाते हैं, लोग भी दयनीय स्थिति में चल जाते हैं, क्योंकि हर जगह टैक्स बढ़ाते जाएगा। उनका क्या था, उनको तो कल्याण करना नहीं था, उनको तो देश को लूटना था। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में क्या कहा गया, आइए इसे देखते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको कि धीरे धीरे जो है अपना पाँव, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में फैलती है, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के द्वारा उनका प्रभाव क्षेत्र में बढ़ते जाता है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसे कहा जाता था, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी एक चीज़ है, उन लोग धीरे धीरे प्रभाव अपना कितना बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। तो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, फिर क्या कहा गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास मिलिट्री एंड सिविल राइट थे। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, उसके पास जितने भी मिलिट्री और सिविल राइट उसी को दे दिया गया। ठीक है, दोनों का मामला किसके पास जाएगा, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको एक संपूर्ण शक्ति दिया गया, जो भी नागरिक से प्रॉब्लम हो और जो भी मिलिट्री से हो। प्रेसिडेंसी की विधायी शक्ति समाप्त हो गया। क्या होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव, देखिए हमारे यहाँ एक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, 3 तो होती है ना। देखिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, सॉरी लेजिस्लेटिव का काम क्या है, कानून का निर्माण करना, और एग्जीक्यूटिव का कानून का पालन करवाना, और जुडिशियरी का ये देखना कि कानून जो है संविधान के अनुसार सही है या नहीं। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ, यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंसी जो थे, मैंने आपको बताया कि बंगाल और मद्रास और बॉम्बे, ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसके अंदर क्या क्या आते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इनके पास जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था जिसके द्वारा कानून का निर्माण करते थे, उसको समाप्त कर दिया गया कि मतलब आप कानून का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे समझिए आज के डेट में क्या है, हमारे जैसे एक केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार कानून बनाती है और उसके नीचे सभी स्टेट आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक बिहार का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो बिहार सरकार भी क्या करती है, कानून का निर्माण करती है।
अब सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा ऑर्डर आएगा कि नहीं, आपके पास लेजिस्लेटिव पावर अब नहीं रहेगा। लेजिस्लेटिव पावर अब मेरे पास हो गया टोटल। आप सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन करिएगा, मतलब एक प्रशासन करिएगा। जो कानून का निर्माण हम कर देंगे उसका सिर्फ आप क्या करवाइएगा, लोगों से पालन करवाइएगा। तो वही कहा गया कि इस चार्टर एक्ट 1833 1833 में कि जो प्रेसिडेंसी थे उसकी विधायी शक्ति क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और अब कानून उनका कौन निर्माण करेगा, कानून का निर्माण करेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके काउंसिल, यही तो कानून का निर्माण करते थे। ठीक है, अब देखिए इसके पहले बने नियम को रेगुलेशन तथा बाद वाले को एक्ट कहा गया, रेगुलेशन एंड एक्ट। 1833 से पहले जितने भी नियम बने उसको रेगुलेशन कहा गया और उसके बाद वाले को एक्ट कहा गया। तो रेगुलेशन और एक्ट में क्या फ़र्क है, आप इसे देखिए। हमारे यहाँ क्या होता है, रेगुलेशन कहने का मतलब हुआ, एक्ट का मतलब हो गया कि 100% हो गया ये। रेगुलेशन में उतना नहीं होता है, लेकिन एक्ट में हो गया कि एकदम कानून है, आपको पालन करना ही होगा। मतलब रिस्ट्रिक्शन पब्लिक पर ज़्यादा, उनका प्रभाव ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल पावर समाप्त हो गया। कॉमर्शियल जितने भी व्यापारिक थे शक्ति समाप्त हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बन गया। देखिए 1 बाय 1 चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शक्ति है उसको छीना जाता है। मैंने शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि जो इसमें क्या हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव जो है वो समाप्त किया जा रहा है, धीरे धीरे कम किया जा रहा है। और ब्रिटिश क्राउन का क्या है कि शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। पहले तो उसका पॉलिटिकल पावर छीन लिया गया, लेकिन उसके बाद क्या कॉमर्शियल पावर भी छीन लिया गया। पहले कंपनी क्या करते थे, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल दोनों काम एक साथ करते थे। तो पहले पॉलिटिकल पावर छीन लिया गया और पॉलिटिकल पावर किसके पास हो गया, ब्रिटिश क्राउन के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब जो कॉमर्शियल पावर था, जो व्यापारिक जो शक्ति था उसके पास, वो भी छीन लिया गया। अब देखिए कि अब पूरे एक बॉडी बना हुआ है, पहले से इतना साल से है, तो अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन एक बॉडी बना गया, एक प्रशासनिक एक कार्य करने के लिए उसको बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। कॉमर्शियल पावर को कर दिया गया समाप्त। ठीक है, ऐसे समझिए कि ऐसे देखिए रिलायंस कोई कंपनी है और मैं ये कहीं अमेरिका देश में जाकर काम करती है, तो वो जो काम करती है तो उसका तो पूरा एक ढांचा होगा ना काम करने का, प्रशासनिक इकाई होंगे, पूरे एक बॉडी बनाया होगा, पूरा एक क्या होंगे, बहुत सारे लोग होंगे उसमें काम करते होंगे। तो अब इसका जब कॉमर्शियल पावर छीन लिया जाएगा तो इसके व्यक्ति जो होंगे अब एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। जहाँ पे वो शासन कर रहे थे, मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे थे, अब वहाँ के लोगों पर शासन करेंगे, उसी व्यक्ति के द्वारा करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना दिया गया, कॉमर्शियल पावर इसके पास छीन लिया गया। आगे देखिए ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। क्या होता था कि पहले सिर्फ अंग्रेजों का ही बहाली होता था, खासतौर पर ऊंचे ऊंचे पदों पर। तो जब देखा कि बहुत सारे इस समय क्या होते हैं, टकराव होने लगता है, तो उनको लगता है कि नहीं, अब इनका भी अगर हम प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी अगर शासन में आएंगे तो शायद हो सकता है कुछ कम हो जाएगा। जैसे देखिए ऐसे क्या होता है, ये ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए खोला जाता है, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का एक था बॉडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी का ही था, तो अभी तक टोटल समाप्त नहीं हुआ था ये, अभी भी इसके पास कुछ पावर बचे हुए थे। इसने उसका विरोध किया, कहा कि नहीं, एक तो सिविल जो सर्विसेज है जिसका अपॉइंटमेंट होता है, जो मतलब ऑफिसर आते हैं, वो राइट मेरे पास है और वो भी आप छीन ले रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। तो इसका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता है, इसका कड़े विरोध के बाद इसको समाप्त कर दिया जाता है। सिविल सर्विसेज फॉर जो ऑल स्टूडेंट, मतलब ऑल जितने भी इंडियंस हैं उन सभी के लिए होता है, तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जाता है, और उसी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, विरोध के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इसमें क्या होता था, देखिए 2 प्रकार के जॉब लगते थे। एक हो गया ऊंच पोस्ट के लिए, मतलब कि सिविल सर्विस, मतलब एक बहुत बड़े ऑफिसर हो गया, और एक हो गया सिर्फ एक हवलदार के रूप में, अब छोटा सा क्लर्क समझिए, और ये बहुत बड़े ऑफिसर होते थे। तो कहा गया कि नहीं, अब भारतीयों को भी यहाँ एक ऊंचे पोस्ट पर बैठाया जाए, ऐसा नहीं है कि उनको क्या किया जाए, बाहर किया जाए। तो इसीलिए लाया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के बाद इसे समाप्त कर दिया जाता है। फिर आगे इसका प्रयास के बाद ला लिया जाता है, मतलब फिर क्या हो जाता है, सभी भारतीय फिर उच्च पोस्ट पर भी चयनित होने लगते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या कहा गया है।
इसमें जो कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया गया। गवर्नर जनरल एक बॉडी थी और वो जो थे गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल खुद कानून भी बनाता था और खुद कानून को पालन भी करवाता था। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि नहीं नहीं ये गलत है, कानून बनाने वाले जो फंक्शन है और जो कानून का लागू करवाने वाले फंक्शन दोनों को पहले सेपरेट करो। तो 1853 में ही कहा गया कि दोनों अलग कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। हमारे यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों अलग अलग हैं, तीनों अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया। अब देखिए कि आप ऐसे समझिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आप डीएम को ले सकते हैं, डीएम कानून का पालन करवाता है, लेकिन डीएम अगर डीएम खुद कानून बनाए और खुद कानून का पालन करवाए तो सही है, नहीं ना है। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहा गया कि नहीं ये गलत चीज़ है। हमारे यहाँ डीएम क्या करते हैं, सिर्फ कानून एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है, वो लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं है और जुडिशरी का तो पार्ट है ही नहीं। और गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल क्या कर रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल कि वो दोनों काम कर रहा था, एग्जीक्यूटिव भी और लेजिस्लेटिव भी। तो कहा गया कि नहीं, अब आपके यहाँ दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे, अब आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अलग कर दिया गया। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, मतलब जो कानून बनाने के लिए, वो एक 6 सदस्यीय समिति बनाया गया, 6 मेंबर्स का एक काउंसिल बनाया गया। आइए इसे और थोड़ा सा देखेंगे डिटेल से। आगे देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट टॉपिक हो गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। अब इसका नाम कर दिया गया इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। पहले होता था बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब बंगाल का जो हेड था। अब तो क्योंकि इसका प्रभाव जो है ब्रिटिश सरकार का पूरे भारत पर हो गया, तो उसको कह दिया गया क्या, इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। आगे देखिए, ओपन कंपटीशन बनाया गया। ओपन कंपटीशन के लिए पिछली बार मैंने क्या बताया था, 1833 में उसको रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। परंतु 1853 में पुनः उसको लाया जाता है और 1853 में लाया जाता है और 1854 में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1854 में एक मैकाले था, इसके अध्यक्षता में कमेटी बनती है और फिर वो ओपन कंपटीशन जो आज देखते हैं। आप अगर गौर करेंगे, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जितना भी प्रशासनिक और ज़्यादातर लेजिस्लेटिव भी, क्योंकि लेजिस्लेटिव जितने भी है संसद वाला चीज़ हमारे कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो आप अगर एग्जीक्यूटिव देखेंगे, जितना भी प्रशासनिक टोटल ब्रिटेन से लिया गया है। तो आप देखें कि जो आज सिविल सर्विसेज होता है, जितना भी IAS IPS बनते हैं, वो टोटल जो सिस्टम चलते आ रहा है वो अंग्रेजों के ज़माने से ही चलते आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कंपटीशन का क्या किया, शुरुआत किया। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को बिना समय सीमा बढ़ा दिया गया। कंपनी का जितना अब क्योंकि कंपनी का मैंने पीछे बताया कि जितना भी पॉलिटिकल फंक्शन थे, और पॉलिटिकल फंक्शन तो पहले छीन लिया गया और कॉमर्शियल फंक्शन भी छीन लिया गया। मतलब उसका अधिकार ना तो अब कॉमर्शियल फंक्शन में रह गया कार्य में, और ना ही पॉलिटिकल में रह गया। सिर्फ एक क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी एज एडमिनिस्ट्रेशन के एक बॉडी बन के रह गई थी। लेकिन उसको भी अब बिना समय सीमा, जैसे अगर मान लेते कोई व्यक्ति किसी एक पोस्ट पर होता है 10 साल के लिए, तो 10 साल के पहले आप किसी को उसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन आप इस पोस्ट पर आ गए, बी पोस्ट पर, लेकिन आपका समय सीमा नहीं है, तो कभी भी हटाया जा सकता है। तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा क्या किया गया कि इसका समय सीमा नहीं तय किया गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो कभी भी छीना जा सकता है। और आप देखेंगे कि 1858 में इसके कुछ ही साल बाद, मतलब 5 साल बाद, पूर्ण रूप से छीन लिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और टोटल पावर किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के अंदर में। अब देखिए, इसके पीछे कारण भी थे, आखिर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन पावर को छीन लिया गया। क्योंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे ना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों लंदन में बैठते थे और दोनों के बीच बहुत ही टकराव हो रहा था, बहुत ज़्यादा टकराव हो रहा था। तो कहा कि नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा, इसको समाप्त कर देते हैं, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शन है उसको समाप्त कर देते हैं। अब देखिए, जो लेजिस्लेटिव मैंने बताया यहाँ पे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया। तो लेजिस्लेटिव, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाया गया, उसमें लोकल को भी जो रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशन उनका भी दिया गया। हमारे देश में आज क्या होता है, आप देखें कि लोकसभा का 545 सीट है
तो हमारे देश में सभी क्षेत्रों से उसमें क्या होते हैं, मेंबर सिलेक्ट होते हैं। तो कहा गया कि आप यदि भारत पर राज कर रहे हैं और भारत के लोगों को उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं तो ये एक गलत है। आप उसको शामिल कीजिए और कानून बनाने में उनका भी क्या कीजिए, आप साथ लीजिए। तो आप देखिएगा कि एक जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, क्या है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बनाया गया, तो 6 जो मेंबर्स उसमें थे, उसमें से कहा गया कि 4:2 रखिए, मतलब 2 ब्रिटेन से आएंगे और 4 इंडियन रहेंगे। और इंडियन भी कहाँ से रहेंगे, प्रेसिडेंसी से रहेंगे। और प्रेसिडेंसी से कौन रहेंगे, जो अंग्रेज़ों को क्या रहेंगे, चाटुकार रहेंगे, आप कह सकते हैं। तो 4 लोकल जो सिलेक्ट किया गया था, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से, ये सभी वही लोग थे जो अंग्रेज़ों का क्या करते थे, साथ देते थे, उनका समर्थन देते थे। ठीक है, तो 1853 का चार्टर एक्ट बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये जो हम लोग के था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल था 1773 से 1858 तक, मतलब 1858 से पहले, और उसके बाद जो 1858 से 1947 पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग अब क्राउन रूल। तो यहाँ तक जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन मैं समाप्त कर दिया। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।